Hello students and warm welcome to all of you in this video of mizostudy.com. Now what exactly we are going to discuss in particular this video वो यहाँ पे सामने आपके मेंशन है। मैंने इस टॉपिक का नाम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रखा हुआ है, बट एज यू कैन से इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप उसी में इसको क्लब करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हम बात क्या करते हैं, हीट एनर्जी देना, फिर कैलोरिक वैल्यूज़ की बात करेंगे, फिर टेम्परेचर वेरिएशन, फेज चेंज। तो आप ये कह सकते हो कि हम लोग इसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ही इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, एक सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है और क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हम लोग थोड़ा सा इसको मतलब समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा मुश्किल है नहीं, इसमें कोई छोटे मोटे फॉर्मूले हैं और बेसिक से कॉन्सेप्ट्स लगने हैं। तो अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी आइडिया क्लियर हो जाता है, थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक क्लियर है, तो फिर बहुत मज़ेदार चैप्टर ये बनता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन, दैट इज जेईई एडवांस पैटर्न क्वेश्चंस फ्रॉम योर दिस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नाउ दिस इज समथिंग विच आई नॉर्मली यूज टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू। तो वीडियो देखने के बाद जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वीडियो पॉज करके फिर से अपना ट्राई करके फिर वीडियो को चलाइए। ऐसा करने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस डिस्कशन। हियर इट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 1 और 2 नॉर्मली मैं यही मेथड फॉलो कर रहा हूँ कि पहले 2 क्वेश्चन जो है हर मतलब वीडियो के एडवांस पैटर्न में ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन जो है हम लोग कंसीडर करते हैं। आउट ऑफ 4 ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्या है, CP/CB आर स्पेसिफिक हीट्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये जेईई एडवांस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, CP/CB और ये तो हमें सब पता है। ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, आप लोग उन्हें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन नहीं करते हुए अटेम्प्ट करते हो, इसलिए मुश्किल हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। CP/CB के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उसको लिख भी दिया गया है कि है क्या वो। इट इज ऑब्जर्व दैट CP-CV इज इक्वल टू A, अच्छा, फॉर हाइड्रोजन गैस, एंड CP-CV इज इक्वल टू B फॉर नाइट्रोजन गैस। हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, H2 एंड नाइट्रोजन का मतलब हो गया N14, 7 and 14, ठीक। सो करेक्ट रिलेशन बिटवीन A एंड B। हम लोग जिस रिलेशन को CP/CV की जानते हैं वो है CP-CV इज इक्वल टू R या CP-CV इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये रिलेशन हम लोग अगर जानते हैं तो देखिए यहां पे हमें क्या कहा गया है और उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। ये रिलेशन मैंने इसलिए लिख दी, आपको ध्यान रहे। आप बोलोगे सर मेयर का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं। नाइस, आई नो दैट, फाइन। 2 जगह, केमिस्ट्री में भी, क्लास 11th में भी, और क्लास 11th में ही फिजिक्स में भी, बट थोड़े दिनों के बाद। सो इट इज गोइंग टू बी दिस वे। जो क्वेश्चन में गिवन है वो है A इज इक्वल टू CP-CV इज इक्वल टू R/2। सोच लीजिए भाई, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, आप सिर्फ इसको देखें और सोचें कि क्या कंफर्टेबल हैं आप। यहां पे N मैंने लिखा हुआ है, पहली गैस हाइड्रोजन है, ठीक। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो हमारी रिलेशन आएगी वो रिलेशन आनी चाहिए, क्या गिवन है भाई, B इज इक्वल टू CP-CV इज इक्वल टू R/, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन है ना, 1,4, ठीक। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, नहीं, 1:7 28 हो गया, नाइट्रोजन है N2, ठीक। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, सो ऑन सॉल्विंग दीज 2 रिलेशंस, क्या मिलेगा मुझे जब मैं इनको सॉल्व कर लूंगा, तो भाई CP-CV R/2 और इस सब को सॉल्व करने से मुझे तो अभी से ही दिखना शुरू हो गया है कि A बराबर 14 भी मिलेगा। अरे ये 2 है, ये 28 है,
ये रिलेशन आएगी। ठीक, तो अब चलिए जरा हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि हमें क्या मिल रहे हैं। तो प्लीज अब यहां से आप थोड़ा सा अपना टिल्ट करें आइस को, तो साफ साफ मुझे पता चल गया कि भाई बी जो है वो मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर के पेपर में। आप सोचो, इस क्वेश्चन को रखने के पीछे मेरा पॉइंट यही था। नॉर्मली स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे जेईई एडवांस का एग्जाम तो बहुत टफ होता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते। इसमें ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत फंडामेंटल चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जेईई एडवांस के एग्जाम में आईआईटीज का टारगेट ये नहीं है कि आप कितने नॉलेजेबल हो, टारगेट ये होता है कि क्या आपके अंदर आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ये आइडिया रहता है सिंपल सा। इंजीनियर तो उन्होंने आपको खुद बनाना ना, इंजीनियर बन को आपको नहीं आना है कैंपस में। फाइन, सो इस हैबिट को आप लोग छोड़ दीजिए, हमेशा खुश रहिए। अच्छा जेईई एडवांस, ओ माय गॉड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम लोग ट्राई करेंगे। तो इसी जील के साथ हम लोग जरा जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए, water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of 1 kilowatt at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पे बकेट में पानी था, जो नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में सर्दियों के दिनों में यूज करते हैं। एक इमर्शन रॉड होती है, हीटिंग रॉड, उसको हम लोग बकेट में डाल देते हैं एंड आफ्टर 5-10 मिनट्स के बाद में वो जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट किया गया है। और कॉइल जब आप खरीदने जाते हो इमर्शन रॉड, तो वो आप बताता है 1500 वाट है, 1000 वाट है, 750 वाट है, 2000 वाट है। तो ये वाली आपकी जो है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट की है। ठीक ठीक ठाक सी वैल्यू है इसकी, पानी को 10 मिनट में ये गर्म कर देगा। The lid of the container is open and energy dissipates at the rate of 160 जूल पर सेकेंड। है क्या, जिस बकेट या कंटेनर में ये पानी रखा है, रॉड पड़ी है, गर्म हो रहा है, वो खुला हुआ है टू द ओपन एटमॉस्फेयर। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ हीट तो लॉस करेगी ही करेगी, है ना। इन हाउ मच टाइम टेम्परेचर विल राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरा एक चीज बताइए, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है? टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए डेल्टा टी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं केल्विन में भी, बट यहां मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि डिफरेंस कितना आना चाहिए जो वहां पे वैल्यूज गिवन है। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा। तो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, होपफुली आप लोग उसको समझ सकेंगे। एनर्जी गेन्ड, थोड़ा लंबा हो सकता है बट मुझे समझाना है आपको। एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर इन 1 सेकेंड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन से प्लीज वो इसी पोर्शन को शो करें, इधर फिलहाल छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन आपको मैं समझा चुका हूं, हम लोग अब सोल्यूशन की बात करेंगे। सो एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर इन 1 सेकेंड, कितनी एनर्जी है भाई? तो ये होगी, मैं वहां नहीं लिख रहा हूं, ये कुछ और नहीं बल्कि है एनर्जी सप्लाइड। किसने सप्लाई करी है? जो आपने ये हीटिंग रॉड लगाई हुई है। एनर्जी सप्लाइड माइनस एनर्जी लॉस्ट। एनर्जी लॉस क्यों कर रही है? क्योंकि जो बकेट का मतलब जो भी बकेट या कंटेनर है उस पर कोई कहना चाहिए कवर नहीं है, तो लॉस हो रहा है एटमॉस्फेयर में। सो एनर्जी गेन बाय वाटर इन 1 सेकेंड। जो कुछ बचेगा, मुझे ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, ई सप्लाई माइनस ई लॉस्ट। खुश? अच्छा, अब देखिए कितनी सप्लाई की जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज कही जा रही है। 160 जूल लॉस कर रही है और वो हर सेकंड में 1 किलोवाट यानी 1000 वाट दे रही है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 840 आएगा। ठीक, तो
अगर 840 जूल आ रहा है तो अब मैं फॉर्मूला के अपना ये वाला लगा दूं, फाइन। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डालता हूं तो भाई m की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर है ना, 2 और फिर 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक, ये 4.2 किलो जूल दिया हुआ है। सो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा टी कितना आया था, यहां हम लोगों ने लिखा था डेल्टा थीटा डेल्टा टी जो भी है वो 50 डिग्री था, ठीक। और उसके बाद में यहां पे जो वैल्यू आएगी उसको मैं कर देता हूं टाइम इज इक्वल टू, देखिए क्यू के टर्म में, तो टाइम इज इक्वल टू इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 50 अपॉन 840। सोच लीजिए 840 कहां से आ रहा है, ठीक। सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर जो आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, वो आ जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन भी एक तरीके से देखा जाए तो कैलोरीमेट्रिक अप्रोच पे था, कितनी हीट गिवन, कितनी लॉस्ट, एटमॉस्फेयर को लॉस्ट, कोई भी लॉस्ट नहीं, लाइक दैट, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को मैं जो है मॉडरेट कैटेगरी में डालना चाहूंगा। और ये सारे के सारे सॉल्यूशंस आपकी ई बुक में डिटेल में हैं। तो मान लीजिए आपने वीडियो देखा, मेरी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई, मैं जो कुछ लिख रहा था वो भी आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। आप लोग जब कोर्स परचेज कर रहे हैं mizostudy.com से, तो आपको जो मटेरियल मिल रहा है उसमें जो डिजिटल कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, उसमें इनके सॉल्यूशंस डिटेल्स में हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, this is a remote device that we normally use either to show with the red color pointer or to change the slides. So very unique device based upon the semiconductor material, fine, that is the beauty of physics. Should keep on appreciating the subject, any subject, it's not like that only physics, mathematics, chemistry, zoology, botany, all subjects those you are studying, fine. नाउ इसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, वन और मोर देन वन, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक बाई मेटालिक स्ट्रिप है, इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्ट्रिप्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ ब्रास। बाई मेटालिक का मतलब हो गया भाई, अरे हाँ, वेरी गुड एग्जांपल, ये देखिए, आई एम श्योर कि आपको यहां पे एक बढ़िया लाइन दिख रही होगी, साफ एकदम, ठीक है। मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आयरन का है और नीचे वाला कॉपर का है। ये बेटर कंडक्टर है, कॉपर ज्यादा बेटर कंडक्टर है कंपैरेटिवली टू दिस हीट का। तो जब मैं इसको गर्म करना शुरू करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, जब मैं इसे गर्म करना शुरू करूंगा तो आयरन का एक्सपेंशन कॉपर के एक्सपेंशन के बराबर नहीं होगा, दोनों का एक्सपेंशन डिफरेंट होगा। तो जब डिफरेंट होगा तो ये सीधा सीधा ऐसे नहीं बढ़ेगी, जैसे मैं इसको खींच रहा हूं, ये ऐसे करके चलेगी ऊपर की तरफ या ऐसे बेंड करेगी, फाइन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एंड द अदर ब्रास, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ 2 मेटल्स आर alpha C and alpha B, copper and brass. On heating, the temperature of the strip goes up by delta T and the strip bends to form an arc of radius of curvature R. Then आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि R जो है वो किसके रेफरेंस में क्या क्या वैल्यूज आपको देगा। देखा जाए तो यहाँ पे रेडियस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो मैं जरा यहाँ पे ना एक खूबसूरत सा डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, और ये एंगल हमारा थीटा के बराबर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा कॉपर है, ये अल्फा क्या है भाई दूसरा वाला, कॉपर एंड ब्रास, ओके ब्रास है, BRASS ब्रास, ठीक है। इसको सिंबॉलिकली हम लोग ना B लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा।
सो अल्फा बी अपॉन अल्फा सी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, मान लीजिए इतनी गैपिंग डी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो एल बी इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा, और क्या लेना चाहिए मुझे, बी ब्रास, बड़ा कैपिटल लिख देते हैं, बी ब्रास डेल्टा टी। ठीक भाई, ये बराबर आएगा आर प्लस डी इंटू थीटा के। उसी तरीके से ये यहां लिख देता हूं, एल बी इज इक्वल टू आर प्लस डी थीटा। फाइन। सिमिलरली हम लोगों को एल सी लेना है, सो एल नॉट 1 प्लस एल्फा सी, बिल्कुल वही रिलेशन है, एल्फा सी डेल्टा टी। ठीक, ये बराबर मुझे क्या देगा भाई, तो ये बराबर दे देगा मुझे आर थीटा। फाइन, तो आर प्लस डी अपॉन आर मुझे मिलेगा 1 प्लस एल्फा ब्रास डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस एल्फा, कॉपर है ना, हाँ कॉपर, कॉपर डेल्टा टी। ठीक, ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। भाई अब हमें इसमें पावर अरेंज करके बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना होगा। अच्छा, इस डायग्राम से मैं बिल्कुल हट जा रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको ना एकदम फोटो खींचना जिसे कहते हैं, स्नैप लेना, वो करके रख लीजिए, क्योंकि इससे एक आइडिया मेरे को और हो रहा है। जो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, ठीक है, वो तेजी से फैलेगा। जब वो तेजी से फैलेगा तो देखिए उसको वहां पे जोड़ा हुआ है किसके साथ में, लेस एक्सपेंसिव, मतलब लेस जो कि एक्सपेंड कर रहा है, तो ये वाला अंदर की तरफ बेंड कर जाएगा। ठीक है, और इस टाइप के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 1 प्लस डी बाई आर, ये क्या किया मैंने, वही टर्म्स जो थे उनको मैंने अरेंज कर लिया, इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस डी, डी क्या था, थिकनेस ऑफ दिस मेटल स्ट्रिप, आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब वो ऐसे मुड़ गई ना तो रेडियस नहीं आएगी, लेकिन वो जो एक छोटा सा सर्किल बनाएगी उसकी बात की गई है। सो 1 प्लस डी बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस, ये भाई 1 है, ठीक है, 1 प्लस एल्फा दैट इज ब्रास माइनस एल्फा सी। आप कम ज्यादा भी हो तो उसे भी देख सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है। तो यहां से मैं लिख दूं बाइनोमियल एक्सपेंशन। फाइन, बाइनोमियल एक्सपेंशन तो मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू डी अपॉन एल्फा बीटा माइनस एल्फा सी, एल्फा बीटा माइनस एल्फा टी डेल्टा टी, या मैं कह सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा टी विच इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एल्फा कॉपर। So this is the basic idea of this particular question. एक चीज और है इसमें नोट करने वाली, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स हैं नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल से हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं थोड़ा सा फाइट करूं तो आई कैन गेट द प्रॉपर सक्सेस ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। डस्टर इज स्लाइटली डर्टी, so just give me 1 or 2 seconds just to clean it. Now let's move for next question which is going to be question number 4. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जहां पे आपका आंसर इस क्वेश्चन में 0 to 9 आएगा, एंड देन इट इज गोइंग टू बी
वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. एज यू नो हम लोग काफ़ी इको फ्रेंडली डस्ट चॉक यूज़ करते हैं. सो डस्ट इज द पार्ट ऑफ दिस चॉक. I don't know what exactly the impact of this chalk on lungs and so on, but at least board is quite clean. Now, a steel wire of length L at 40 degree centigrade is suspended from the ceiling and then a mass M is hung from its free end. चलिए डायग्राम बना लेते हैं. बड़ा अच्छा है, फिजिक्स में लोगों को पेंटिंग करने का बड़ा शौक रहता है. ये एक वायर था, इसके साथ एक मास अटैच कर दिया गया. अच्छा काम ये किया गया है कि ब्लॉक को अटैच करने से पहले वायर को जो है मतलब हैंग किया गया है और उसमें से ब्लॉक को हैंग किया गया. 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है. द वायर इज कूल डाउन फ्रॉम 40 to 30. अच्छा, वायर जो है 40 डिग्री से 30 डिग्री पे आता है. टू रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल. ऑब्वियस सी बात है, गर्म करोगे तो लेंथ बढ़ेगी. The coefficient of linear thermal expansion of the steel is 1 into 10 to the power minus 5 per centimeter per degree centigrade. Young's modulus of steel is 1 into 10 to the power 11 Newton per meter square and radius of the wire is 1 mm. Now, वायर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. चूंकि रेडियस गिवन है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा तो हम उसका वैल्यू निकाल देंगे. Assume that L is very very larger than the dia of the wire. Like this. ठीक है. Then the value of m in kilogram is nearly how much? चलिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. डेल्टा L1 is equal to FL अपॉन AY. इस रिलेशन को तो आप सभी लोग जानते होंगे ना. कोई ये ना कहे कि हमें ये रिलेशन नहीं पता है. ठीक. सो डेल्टा L1 इज इक्वल टू FL अपॉन वाई. अच्छा, F खुद किसके बराबर होगा? mg के. तो आप चाहो तो इसको मैं लिख सकता हूं अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई. ठीक है. ये रिजल्ट जब मुझे मिलेगा तो इंक्रीज जो होगी इन लेंथ, increase in length is directly proportional to L delta theta. ठीक है ना. Now because of this reason, fine. नहीं, क्या फायदा इतना आप लोगों को परेशान करने से. Decrease in this high to regain original length. Decrease in height, I think there is no point. सीधा सीधा करते हैं. L2. ठीक. यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी. L1 की वैल्यू यहां पे है भाई, ये देखिए. मैं लिखूंगा नहीं, कृपया इसको उठाकर यहां पर रख दीजिए. और ये खुद किसके बराबर हैं? L के. दैट्स इट. सो ये वैल्यू और L की वैल्यू मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे m बराबर मिलेगा r स्क्वायर वाई अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2. फाइन. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज वंस वी सॉल्व इट, तो मैं यहां लिख देता हूं. आई होप ये दिख रहा होगा. बाय पुटिंग द वैल्यूज, फाइन. By putting the values, minimum value of n is equal to, sorry, m, not n, m is equal to 3.
ठीक है, तो ये कुछ लंबा क्वेश्चन नहीं था, हाँ फंडामेंटल जरूर था, बेसिक एस्पेक्ट। आइए भाई आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, और इसे मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा। जानते हैं क्यों? बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला यूज हुआ है इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, आपका हुक्स लॉ हुआ या ये सारे रिजल्ट्स, वहीं से इसको यूज किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ये बड़ी कमाल की चीज है। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं होता है, सॉल्यूशन आपने बना लिया, वो छोटा सा स्टेटमेंट मिसिंग है, फाइन, तो उसके बेस पे नए पैटर्न के क्वेश्चन बनाने के, हालांकि पिछले 2-3 सालों से ये नहीं पूछे गए, बट इनको टर्न एंड ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। A substance of mass m kilogram requires a power input of p watts to region in the molten state at its melting point. Fine. A substance of mass m kilogram requires a power input of p watts to remain in the molten state at its melting point. Fine. When the power source is turned off, the sample completely solidifies in time t seconds. The latent heat of fusion of the substance is how much, वो आपको यहाँ पे भरना है, जो करेक्ट सॉल्यूशन आएगा। These questions are called as dead end questions, क्योंकि कहीं कोई कंक्लूजन वगैरह नहीं रहता है। Let's see how exactly you are going to solve it. Now one more thing, power, time, t, m is equal to, नहीं कुछ भी वैल्यू नहीं, टाइम t एंड मास m, ठीक, ये सब कुछ मुझे डाटा गिवन था। तो भाई pt बाई m बराबर होता है क्या, ठीक, तो इसमें जब मैं वैल्यूज रखूंगा तो टोटल लॉस्ट ऑफ हीट, फाइन, टोटल lost of heat is equal to how much? So it is going to be equal to Pt is equal to ml, that is L is equal to sorry Pt by m, Pt by m, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी यहां मुझे भरना चाहिए, जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था उसी इक्वेशन को आपको यहां पे फिल कर देना है, ठीक है। मैं 9th और 10th को जरूर थोड़ा मुश्किल मानता हूं, बट ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूं, काफी लंबा वीडियो हो गया। सून विल कम बैक विद सम न्यू वीडियोस, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम।